तब मटोर कल कहाँ तक हो गया था बाबू? कहाँ तक हुआ था? कार्ल मार्क्स के जन्म के बारे में पढ़ लेते ना हम लोग। कहाँ जन्म हुआ था, किन से विवाह हुआ था, कब हुआ था, कहाँ अपन पढ़ाई की, शिक्षा ग्रहण की, कानून की पढ़ाई की है, क्या थे उनके पिताजी वकील थे ना। अब पढ़ना है क्या? सिद्धांत पढ़ना है ना। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स का बाबू सिद्धांत। यार तो उंगली से मिटकाने में ना इतनी स्केच नहीं चलता है। देख बाबू, पहला सिद्धांत देखो। उनका पहला सिद्धांत था द्वंद्ववाद भौतिकवाद सिद्धांत। कौन था? द्वंद्ववाद भौतिकवाद का सिद्धांत ना लड़की। देखिए इसका मतलब क्या, अर्थ समझिए इसका। द्वंद्ववाद भौतिकवाद का सिद्धांत। सुनिए, इनका कहने का मतलब था ना लड़का, ये जो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स के विचारों पर स्थित है ना, रखा गया है। कार्ल मार्क्स का विचार है एक तरह से। ओके, देखिए पहला क्या बाबू सिद्धांत था? द्वंद्ववाद भौतिकवाद का सिद्धांत। इनके अनुसार जिस तरह लट्टू डोरी, जिस तरह चावल दाल, जिस तरह मम्मी पापा भाई बहन, उसी प्रकार पूंजीपति श्रमिक। समझ में आया? बात समझ रहे हो ना? देखो कहने का मतलब ये है, अर्थ इसका क्या हुआ, जिस तरह से भाई बहन, लट्टू डोरी, जिस तरह चावल दाल, ओके, उसी प्रकार इनका कहने का मतलब था उसी प्रकार पूंजीपति श्रमिक, उसी प्रकार पूंजीपति श्रमिक। माने कहने का इनका मतलब ये था, यही आपको मेन पॉइंट ध्यान देना है, ठीक ना? पूंजीपति श्रमिक। देखिए कहने का इनका अर्थ ये था कि जिस तरह पूंजीपति विकास कर रहे हैं उसी प्रकार श्रमिक भी विकास करे। पूंजीपति की स्थिति अगर खराब हो रही है तो श्रमिक की तो लाजमी है कि खराब होगी। का अगर पूंजीपति, अगर मान के चलिए किसी मिल मालिक का पूंजीपति ठीक है, उसका डेवलप हो रहा है, हर चीज़ का डेवलप हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, तो क्या श्रमिक लोग को नहीं मिलना चाहिए वेतन? अच्छा, ये सब विकास नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो कहने का इनका यही मतलब है कि जिस तरह पूंजीपति लोग बढ़ रहे हैं उसी प्रकार श्रमिक लोग भी बढ़े। जिस तरह पूंजीपति का विकास हो रहा है उसी प्रकार श्रमिक का भी विकास हो सके। यानी दोनों एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती है। ये बढ़ेगा तो इनको भी बढ़ना चाहिए, इनका घटेगा तो इनका भी घटना चाहिए, हो सकता है। दूसरा क्या है देखो बाबू, ये हो गया ना, आपको बस यही याद रखना है, द्वंद्ववाद भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा देखो, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इनका कहना था, कार्ल मार्क्स का विचार था कि यदि मिल मालिकों द्वारा श्रमिकों का शोषण हो रहा है तो श्रमिक लोग एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ और संघर्ष करो। मतलब संघर्ष करने के लिए क्या करिए, प्रेरित किए कि संघर्ष के बिना आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो सभी वर्ग के समाज को क्या बोले कि आप लोग एकजुट हो जाइए और क्या करें, संघर्ष करिए। ठीक है ना बाबू? तो इन्होंने किस चीज के बढ़ावा दिए? क्योंकि जाहिर सी बात है कि श्रमिकों का क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। किन के द्वारा? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा इन लोगों का कारखाना में क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। ठीक ना? तो शोषण को सहना नहीं है, इनका कहने का मतलब क्या है, शोषण को सहना नहीं है। क्या करना है? उसके लिए संघर्ष करना है। आपको मालूम है कि साम्यवाद का जनक किन्हें कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है।
साम्यवाद में कोई सरकार नहीं होता है, ठीक ना। कम्युनिस्ट बोलता है कौन पता है, वो बोलता है चीन बोलता है कि हम कम्युनिस्ट हैं, हालांकि वहाँ एक दलीय पार्टी है सीसीपी, चीन कम्युनिस्ट पार्टी। तो वो भी बोलता है ना कि हम साम्यवादी हैं। अरे भाई जब तुम्हारे पास पार्टी है तो साम्यवादी कैसे हुआ? अब एकलौता एक दलीय पार्टी है ना। वहाँ पर भी ना चुनाव होता है, लेकिन कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे चुनाव नहीं, आर्मी जैसे सेना उसको चुनती है अपनी सरकार को, कहीं कहीं सैनिक शासन भी है। तो चीन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, साम्यवादी पार्टी नहीं है। साम्यवादी में क्या होता है, सभी के सभी क्या होता है, सामुदायिक हो जाता है उसमें। सबके सब सर्वे सर्व मालिक कौन होता है, जनता होता है उसमें, होता है ना साम्यवादी में। तो साम्यवादी का यही है। तो ये बोले कि पूंजीपतियों के द्वारा यदि श्रमिकों का शोषण हो रहा है तो श्रमिक शांत ना रहे, क्या करे, संघर्ष करे उसके लिए। तो इसलिए दूसरा क्या दिया अपना सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड क्या था उनका, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। इन्होंने कार्ल मार्क्स बोले, इनके अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद का, देखिए भौतिकवाद का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक ना। तो इनका कहने का मतलब था कि यदि समाज में ये देवी देवता को नहीं मानने वाले थे, यानी समाज में अगर कोई विकास हो रहा है, श्रमिकों के बीच चाहे कोई जनता के बीच अगर विकास हो रहा है, तो उसमें देवी देवता का कोई महत्व नहीं है। इन्होंने देवी देवता को अवहेलना किया कि कोई देवी देवता को ऐसे विकास नहीं होता है, विकास नहीं होता है। और बल्कि विकास किसे होता है, आर्थिक स्थिति पर होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कैसी है, आप देश की इकोनॉमी कैसी है, उस तरह से आपका विकास होगा। अगर अर्थव्यवस्था खराब है तो विकास नहीं हो पाएगा, अर्थव्यवस्था अच्छा है तो विकास होगा। तो ये निर्भर किस पे करता है, इकोनॉमी पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, इकोनॉमी पे, कि आप आपकी देश की आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था किस तरह है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत बोले कि आपकी जो विकास है, जनता का जो विकास है, जो समाज का विकास है, वो क्या है, तो एक तरह से आर्थिक में वृद्धि है, आर्थिक में जो स्थिति के अनुसार होती है, आर्थिक स्थिति के अनुसार होती है। आर्थिक स्थिति के अनुसार क्या होती है बाबू, विकास होता है। जिस तरह से भौगोलिक दशा की वजह से नहीं होता है चेंजिंग, जैसे वर्षा के मौसम में, बरसात के मौसम में देखिएगा ध्यान से, तो पेड़ पौधे ज़्यादा हरियाली हो जाती है, होती कि नहीं, जो है मन है घास निकल जाएगा। तो भौगोलिक दशा के अनुसार हुआ कि नहीं, भूगोल में परिवर्तन हुआ तो क्या हो गया आपका, देख रहे हैं कितना परिवर्तन होता है। उसी प्रकार आर्थिक स्थिति के अनुसार समाज में विकास, कभी विकास भी होता है, कभी दयनीय स्थिति भी हो जाती है, इस तरह से होता है। तो विकास के लिए देवी देवता का न माने, किसको माने, तो आर्थिक स्थिति को माने, कार्ल मार्क्स। चौथा क्या था, आपको बस खाली याद रखना, ये द्वंद्ववाद भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, और तीसरा ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। चौथा क्या था, चौथा आप लोग का क्या था बाबू, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। देखिए इसमें क्या था ना, सुनिए, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य। कार्ल मार्क्स बोले कि श्रमिकों का वेतन, श्रमिकों का वेतन इतना होना चाहिए। इसमें होता क्या था ना बाबू, सुनो, इसमें होता क्या था ना कि काम भी ज़्यादा लिया जाता था मजदूरों से, श्रमिकों से, काम भी ज़्यादा वेतन भी कम। तो उन्होंने ये सिद्धांत में बोले कार्ल मार्क्स कि मजदूरों की वेतन उतनी होनी चाहिए जिससे कि उनका ही भरण पोषण ना होके, बल्कि भविष्य के भी उनका मतलब सोच सके, अपने भविष्य के बारे में भी सोच सके। तो इसमें एगो श्रमिक के पेट के लिए नहीं, मतलब भविष्य में भी उसके लिए कुछ ना कुछ हो जाए, उतना उसको वेतन मिलना चाहिए। नहीं मतलब जैसे हम अर्निंग कर रहे हैं, कहीं से कमा रहे हैं, तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, ऐसा उसको वहाँ पे मिलना चाहिए वेतन श्रमिक लोग को, ताकि फ्यूचर में भी काम करे उसका वो, ऐसा बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में।
तो श्रमिकों का वेतन क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। बढ़ाने के लिए विचार विमर्श किए। वेतन क्या कर दिया बाबू, अधिक। वेतन अधिक विचार विमर्श करने के लिए बात कहे कि नहीं, श्रमिक का वेतन क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, है ना। और काम करने का समय क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। इसी तरह हो रहा था। एक और है आपका पांचवा, राजहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। बाबू इधर साइड का आ रहा है यहाँ तक। राजहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। देखिए बाबू, इस सिद्धांत के अनुसार कार्ल मार्क्स बोले कि सभी वर्ग एक हो जाओ और पूंजीपति के खिलाफ विरोध करो, ठीक ना। देखिए, राज्यहीन और वर्गहीन का अर्थ समझिए। वर्गहीन कब कहेंगे, जब समाज विभिन्न विभिन्न भिन्न भिन्न वर्गों में नहीं बटा हो। जैसे आपका कास्ट अलग है, मेरा कास्ट अलग है, हम लोग अपने में मतभेद रखे हैं कि तू इस कास्ट का है, हम इस कास्ट के, हम ऐसे करेंगे तू ऐसे करेगा। ये तो ये तो वर्गहीन समाज नहीं है, ये तो वर्ग में बटा है। वर्गहीन मतलब वर्ग ही ना रहे। अगर हम लोग मिलजुल जाए, अगर एक हो जाए हम लोग, तो वर्गहीन समाज हो गया। सब अगर सभी वर्ग के लोग मिल जाए, एकजुट हो जाए, तो क्या हो गया, वर्गहीन। उसमें वर्ग से कोई मतलब नहीं, कोई हिंदू है कि मुस्लिम है कि ईसाई है कि कुछ भी है, ठीक ना। तो वर्गहीन समाज उसी को बोलेंगे जिसमें कोई किसी वर्ग के समूह के, स्पेशली समूह के बारे में न सोचे, बल्कि सभी के बारे में सोचे, वही है क्या, वर्गहीन समाज। तो वर्गहीन में वर्ग नहीं होता है, किसी समूह नहीं होता है कोई समाज का है कि तू इस कास्ट का है। सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। इनका विचार ये था कि श्रमिकों लोग आप क्या हो जाओ, एकजुट हो जाओ। इसमें क्या है, श्रमिक एकजुट हो जाओ। बताइए, अगर श्रमिक लोग एकजुट हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग का होके, तो क्या हो जाएगा, वर्गहीन समाज हो जाएगा। राज्यहीन, आप ये मत देखिए कि सिर्फ और सिर्फ मेरा बिहार का ही विकास हो के, यूपी का भी विकास हो, राजस्थान का विकास हो, गुजरात का, हर स्टेट का विकास हो। इसलिए राज्यहीन आप एक मत देखिए कि मेरा क्षेत्र का, ना, सभी क्षेत्र का विकास होना चाहिए। उस तरह से अपना भावना लाइए। इसलिए क्या हो जाओ, मजदूरों एकजुट हो जाओ। अब तो कोई नहीं है बाबू, 5 गो था ना, बस ना। कौन कौन था याद पड़े थे आप लोग, याद पड़े था। पहला कौन था, द्वंद्ववाद भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। पांचवा, राजहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। राजहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना, यही था 5 गो। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी सिद्धांत दिए, इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा। इतना विचार दिए ना कार्ल मार्क्स से, इनका प्रचार प्रसार कब हुआ, कैसे हुआ, देखिए। मार्क्स का क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सिद्धांत 5 पढ़ लिए आप लोग, ओके। अब क्या पढ़ रहे हैं, मार्क्स का प्रचार प्रसार, ओके। देखो 1864 में, देखिए ये लोग इतना विरोध किया ना कि 1864 में एक बैठक हुई, अंतर्राष्ट्रीय बैठक, सभी देश के लोग गए। 1864 में क्या हुआ बाबू, पहला बैठक हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बैठक। 1864 में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई। इसमें नारा क्या दिए कार्ल मार्क्स, पता है, बोले कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। इसमें नारा दिए कौन, कार्ल मार्क्स। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं है। इस नारा को याद कर लीजिए, एग्जाम पूछेगा। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं है, किसका नारा था, कार्ल मार्क्स का।
क्या नारा दिए थे? अधिकार के बिना अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, और कर्तव्य के बिना ओके ना। इसमें अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं दी। अब पहला बैठक कब हुई? 1864 में हुई, ठीक ना। पहला बैठक कब हुई? 1864 में हुई। मार्क्स प्रचार प्रसार करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक बुलाई गई, जिसमें नारा क्या दिए थे? अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं या कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। जिसको पहला स्टेप है तो उसको दूसरा स्टेप भी याद है। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं तो कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, बस सिंपल उल्टा कर देना है, अपोजिट। शेरू नहीं आया? आसानी का नहीं आ रहा बाबू? हाँ, उनके छठ है, तुम्हारे यहाँ छठ भी है, तुम्हारे यहाँ नहीं ना है? है। आज भी क्लास आना चाहिए था ना, कल से नहीं आता। कल 2 दिन छुट्टी मार लेता, कल और परसों। समझ में आ रहा? अच्छा बाबू, परसों दिन छुट्टी रखा जाए कि छोड़ दिया जाए? कल खाली छुट्टी कर दिया जाए, परसों दिन। अच्छा, मतलब जल अर्घ दे करके ना। ओ, तो यानी आप लोग के लिए कल और परसों 2 दिन छुट्टी दे दिया जाए, ठीक ना। अच्छा, कल 7 तारीख 8 तारीख यानी कि 9 तारीख को। आज कौन सा डे है? डे पूछे ना। बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का छुट्टी हो गया। सैटरडे क्लास चलेगा। संडे का आप लोग का फिजिक्स का टेस्ट है, मालूम है ना। इतना चीज़ है बाबू। देखो, पर्व आते रहेगा जाते रहेगा, ये नहीं है कि पर्व नहीं मनाना है। एग्जाम है ना 2 महीने के बाद, एक बार रिजल्ट अच्छा आ जाएगा ना 10th का, फिर मिलेगा आपको छठ। पढ़ाई मत छोड़ो, बहुत पछताएगा तू लोग। रिजल्ट बढ़िया एक बार आ जाएगा ना तो हमेशा रहेगा वो, हमेशा जब देखिएगा ना फाइल खोल के, और ये तो मेरा मार्क्स है, जब देखिएगा तब आपको 5 साल के बाद देखिएगा उसको मार्क्स का काम आएगा वो। कहा तो 209 आया है, अरे गधा का टॉप मारना है, कोई वैल्यू नहीं है। सोचिएगा 300 ना लाख दें, 350 लाख के फर्स्ट मार दे, वैल्यू कुछ वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। 400 देखिए, 400 एक थोड़ा थोड़ा हद खाती 400 ठीक है, 400 प्लस थोड़ा ठीक है, लेकिन 400 का भी वैल्यू नहीं है हमारे नज़र में। देखिए तो आप कम से कम आप लोग आना चाहिए, टॉप में आइए, टॉप में आने का प्रयास करिए। टॉप में नहीं है तो फिर बेकार है। रिजल्ट तो यार अब नहीं पड़ेगा तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, उसमें तुमको पास कर देगा। गवर्नमेंट का रूल है, फेल आपको नहीं करेगा। ले उतना आप लिख भी लीजिएगा, पास होने लगा। रिजल्ट अच्छा आना चाहिए बस। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़िए। तो हम लोग बाबू कार्ल मार्क्स से 5 सिद्धांत पढ़ लिए ना। अब प्रचार प्रसार के लिए पहला वो कब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किए? 1864 में। अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई कब? 1864 में। नारा कह दिया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, यही दे नारा। अच्छा, नेक्स्ट बार एक और बैठक हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया ना। सेकेंड, 1883 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई कार्ल मार्क्स की। 1883 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किन की? कार्ल मार्क्स की। एक और बैठक हुई, अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई कब? 1889 में। कब हुई? 1889 ईस्वी में एक और बैठक हुई अंतर्राष्ट्रीय। पहला कब हुआ? 1864 में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? लिख देते हैं द्वितीय, ठीक ना। 1889 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बाबू दूसरा ही जो बैठक हुई थी, कहाँ बैठक हुई थी? पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय से लिखा था ना। 1889 ईस्वी में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई। कार्ल मार्क्स के चल जाने के बाद, मृत्यु के बाद एक और बैठक हुई कब? 1889 ईस्वी में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई। कहाँ हुई? पेरिस में हुई, ठीक ना। और उस बैठक में क्या बोला गया?
सभी लोग क्या कर दिया, हड़ताल कर दिया, जितना भी श्रमिक लोग था ना एक हो गया। अब पूरे मतलब कि टोटल मतलब जहाँ के अलग अलग देश के जितने भी लोग थे, जितने श्रमिक लोग थे, क्योंकि एक इंग्लैंड का, एक रूस का, एक फ्रांस की बात नहीं थी, ऑल ओवर सभी यूरोप की कंट्री की बात थी ये, सभी यूरोपीय कंट्री की बात थी। उसमें ना शोषण किया था श्रमिकों का। आपको मालूम होना चाहिए कि पहला शोषण कहाँ हो रहा था। सबसे पहले शोषण समाज में कहाँ पे हो रहा था, यूरोप में, किस देश में, इंग्लैंड में, क्योंकि औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, वहीं से हुई थी ना। तो सबसे पहले तो वहीं के लोग बेरोजगार हो गए थे। अब बेरोजगार होने के बाद भी जा रहे थे कहाँ, कारखाना में काम करने के लिए। अब कारखाना में काम करने का अकॉर्डिंग पूंजीपति द्वारा क्या होता था, उनका शोषण होता था। आगे बढ़िए। 1889 में बाबू का दूसरी क्या हो गई, बैठक हुई, ठीक ना। इस बैठक में एक, जब पूरी हड़ताल हो गई, पूरा एकदम मजदूर लोग एक हो गया, तो उसमें रखा गया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्योंकि जो घटना हुई थी 1 मई को हुई थी, 1 मई 1889 को हुई थी। 1 मई 1889 की पूरी एकदम पूरा छाप लिया था लोग उधर के। तो इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किसको बिल्ड किया गया, तो बोला गया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज तक अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। 8 मार्च को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, बाबू यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ तक नहीं आ रहा है, बाबूला ऊपर लिख देते हैं, इसको पूरा मिटा दें यहाँ तक। बाबू इसमें क्या निर्णय लिया गया, निर्णय क्या लिया गया, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाने का लिया गया, निर्णय लिया गया। कब, 1 मई को। इतना हो गया ना, इरेज करके बताएंगे, पहले इसको याद करिए एक बार। बताइए, पांचों सिद्धांत याद करो, पांचों सिद्धांत शुरू से आइए। कार्ल मार्क्स का पांचों सिद्धांत याद करते बाबू। पहला, द्वंद्ववाद भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा बोलिए, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा बोलिए, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। चौथा बोलिए, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। पांचवा बोलिए, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। इस तरह से हुआ था। यहाँ तक चैप्टर को छोड़ देते हैं। इसको रेज करने के बाद आप लोग ले लीजिए, उतार लीजिए। आगे पढ़ते हैं। और आगे पता है क्या पढ़ना है आप लोग को, रूसी क्रांति। रूस में क्रांति हुई थी, रूस में भी क्रांति हुई थी राजा के खिलाफ। वहाँ पे राजतंत्र था, ठीक ना, लड़का। रूस में क्या था, राजतंत्र था। और राजतंत्र के खिलाफ वहाँ की जो जनता थी ना, जनता, मध्यम वर्ग के लोग, दोनों ने क्या कर दिया, मिल करके क्रांति कर दिया। किसके खिलाफ, राजा के खिलाफ। तो रूस में भी क्रांति हुई। क्या है बाबू, बात के बतंगड़ बने, क्या कर रहा है तू लोग, शांति से बैठ, डिस्टर्ब करता है। मुकेश, दोनों मुकेश है, छोटा मुकेश, बड़ा मुकेश, स्मॉल एंड बिग, दोनों अनुज आगरा रख देना। देखो, रूसी क्रांति बाबू रे, सुनो ध्यान से। रूस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रसिया। क्या बोलते हैं, रसिया। रूस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रसिया। रूस
तो रूस जो है ना विश्व का सबसे बड़ा कंट्री है ना। रूस क्या है? दुनिया के सबसे बड़ा देश है। विश्व के सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? रूस का है। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। क्या है? मॉस्को। लेकिन रूस कहाँ पड़ता है? किस महादेश में पड़ता है? रूस किस महादेश में, किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? रूस पड़ता है यूरोप में। हालांकि पूरा का पूरा रूस कहाँ है? एशिया में पड़ता है। लेकिन उसका जो राजधानी है ना कहाँ पड़ता है? मॉस्को में पड़ता है। सॉरी, मॉस्को है, राजधानी कहाँ है? मॉस्को। मॉस्को कहाँ है? यूरोप में पड़ता है। तो उसकी कैपिटल जो है, जो उसकी राजधानी है, कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। तो किसी भी राज्य का, चाहे किसी भी देश का, जो उसका कैपिटल होता है, जो राजधानी होता है, उसका मुख्य केंद्र होता है। जैसे बिहार का मुख्य केंद्र क्या होना चाहिए? पटना। क्यों? क्योंकि राजधानी है। तो बिहार के ऑल ओवर अगर यहाँ से काम नहीं हुआ तो कहाँ होगा? मेन काम ब्रांच कहाँ रहेगा? पटना रहेगा। भारत की मेन ब्रांच कहाँ रहेगा? दिल्ली रहेगा। क्योंकि राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। तो मेन केंद्र क्या है? दिल्ली है। दिल्ली क्या है? कोई स्टेट नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरेटरी है। वहाँ पे ना कोई मुख्यमंत्री होते हैं लेकिन जनसंख्या के हिसाब से होते हैं। जिस केंद्र शासित प्रदेश में ना जनसंख्या अधिक होती है, वहीं पे क्या होता है? मुख्यमंत्री होते हैं, है ना। आपके पास कितने यूनियन टेरेटरी है? केंद्र शासित प्रदेश कई गो है? 8 गो है ना। दादरा और नगर हवेली, पुदुचेरी से है 8 गो। तो सब में यहाँ पे कहाँ? दिल्ली में ही के मुख्यमंत्री है केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, है ना। तो वहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको कोई ज़्यादा पावर नहीं मिलता है, प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, जिस तरह से जब किसी स्टेट को मिलता है। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो उनको एक अलग ही मिलेगा प्रोटेक्शन। लेकिन अरविंद केजरीवाल को उस तरह से नहीं मिलेगा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। क्यों नहीं? क्योंकि वो केंद्र के हैं, वो एक एथी के हैं, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना कि कोई राज्य के। राज्य के मुख्यमंत्री के पास अलग पावर होता है ना। अच्छा, तो हम लोग क्या जान रहे थे बाबू? राजधानी के बारे में ना। तो किसी भी राज्य का, चाहे किसी भी देश का, उसका मुख्य केंद्र क्या होता है? राजधानी। तो बताइए रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। कहाँ है रूस की राजधानी? मॉस्को। अब मॉस्को कहाँ है? यूरोप में स्थित है। तो अब बताइए रूस का मेन केंद्र कहाँ गया है? यूरोप में है। तो बताइए रूस किसका? यूरोप का। रूस किसका? यूरोप का। तो कोई बोलेगा रसिया किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो क्या बताइएगा? यूरोप में पड़ता है। देखिए रूस में ना राजतंत्र था। राजतंत्र में ना 2 लोग थे। एक थे जार अलेक्जेंडर, एक थे जार निकोलस। कौन कौन थे? जार अलेक्जेंडर और जार निकोलस। वो जो थे ना वो रोमनो वंश के थे। किस वंश के थे? रोमनो। जिस तरह से बुर्बो वंश के थे कौन? लुई 16वां। आर्लियंस वंश के कौन थे? लुई फिलिप थे ना। तो इसी प्रकार से ये किस वंश के थे? रोमनो वंश। रूस के जो राजा होते थे, राजा को क्या बोला जाता था? जार। क्या बोलते थे? जार। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? सम्राट। रूस में प्रधानमंत्री को क्या बोला जाता है? जार। क्या बोला जाता है? जार। ऑस्ट्रिया में क्या बोला जाता है? चांसलर। क्या बोला जाता है? चांसलर। देखिए रूस में ना राजा के खिलाफ जो वहाँ की जनता थी विरोध कर दी। विरोध 2 बार किया गया, लेकिन पहला बार जो था ना विरोध, वो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था राजा पे। तो दोनों बार आपको बता दे रहे हैं, दोनों टाइमिंग। जो पूछता एग्जाम में वो बताते हैं, जो नहीं पूछता वो बता रहे हैं। तो पहला जो जनता की तरफ से क्रांति हुई ना, कब हुई थी पता है? 1905 में। 1905 में। और दूसरा जो था ना बाबू, कब हुआ? 1917 में। कब हुआ? 1917 में। गलत लिखा है आप लोग का, 2 लिखा है वो मिस्टेक से। तो हो सकता है उसको कॉपी में कुछ दिखाई दे, पीडीएफ मटेरियल में एक साथ है ना। एग्जाम पूछता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? याद है? नवंबर 1917। आप लोग का सेट में आया होगा, नवंबर 1917। तो रूस में क्रांति 2 टाइमिंग में हुई, एक 1905 में हुई, एक 1917 में हुई, है ना। देखिए अच्छा मेरे भाई, 1917 में भी 2 बार हुई। कितने बार हुई? 1 फरवरी में हुई, 22 फरवरी 1917। 1 अक्टूबर में हुई, 25 1917 में। याद रखिएगा रूस में ना 2 तरह के कैलेंडर होता था। कितने तरह के? 2 तरह के कैलेंडर।
रूस में जो पहले जो चलता था कैलेंडर उसको बोलते हैं जूलियन कैलेंडर। क्या कहते हैं? जूलियन कैलेंडर। जो नया आधुनिक जो कैलेंडर आया उसको बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर। देखिए ये जो था ना टाइम का वो ये किसके अनुसार था? तो पुराने कैलेंडर के अनुसार था। अब पुराने कैलेंडर को क्या बोला जाता है? जूलियन कैलेंडर। तो ये पुराने कैलेंडर जूलियन के अनुसार, पुराने कैलेंडर किसके अनुसार? जूलियन के अनुसार। टाइमिंग क्या देता है उस पर? फरवरी देता है कि 22 फरवरी 1917। और जो आधुनिक जो बना है कैलेंडर उसको क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन। ग्रेगोरियन कैलेंडर। बताइए ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है ये क्या है? नया कैलेंडर था। रूस का क्या था? नया कैलेंडर था। ये क्या था? पुराना कैलेंडर था। पुराना कैलेंडर के अनुसार कितना टाइमिंग था? 22 फरवरी 1917। और नया कैलेंडर के अनुसार कितना होगा? 7 मार्च 1917। इसमें भी किसके अनुसार है ये? तो जूलियन। किसके अनुसार है? जूलियन। बताओ ग्रेगोरियन के अनुसार, नया कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर 1917। क्यों होता है ये सुनिए ध्यान से। देखो बाबू जो पुराना कैलेंडर था ना, बताइए पुराना कैलेंडर कौन था? तो जूलियन कैलेंडर। रूस के सबसे प्राचीन कैलेंडर का नाम क्या था? जूलियन कैलेंडर। और जब नया कैलेंडर वहाँ प्रकाशित हुआ कौन सा? ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो यहाँ पर देता है कि जो जूलियन कैलेंडर है ना, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में कुछ अंतर है, कॉमन अंतर है कि जो जूलियन कैलेंडर है उससे 13 दिन आगे होता है। कौन? ग्रेगोरियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे होता है। कौन? ग्रेगोरियन कैलेंडर। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे ये कब था? 22 फरवरी। 22 फरवरी में 13 दिन जोड़िए। फरवरी में कितना कौन महीना लगता है? 28। तो अब 22 और 6, 28, 6 इधर हो गया और 6 और 7 13, 7 हो जाएगा ना? 7 13 दिन जोड़िएगा ना फरवरी में। 22 फरवरी में तो कितना तारीख आ जाएगा? 7 मार्च आ जाएगा। इसमें 13 जोड़िए तो 25 अक्टूबर में 13 जोड़िए, होगा कि नहीं? 7 नवंबर। और 31 समय लगता है तो 25 6 31, 6 और 7 13। तो रीमार्क करके क्या लिखिएगा? क्या लिखिए बाबू? कि जूलियन ग्रेगोरियन कैलेंडर 13 दिन क्या होता है? आगे होता है। किसके अनुसार? ओके ना? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर और 13 दिन आगे हो गया हो गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर कितना दिन आगे होता है? 13 दिन। पुराने कैलेंडर किसके अनुसार? जूलियन कैलेंडर के अनुसार, है ना? देखिए तो 2 बार क्रांति हुई, 1905 में भी 1917 में हुई। अब देखिए क्रांति के कारण कुछ देखते हैं, है ना? इसमें तो शो हो जाएगा ना? शो हो जाएगा ना? क्या पढ़ते हैं? रूसी क्रांति के कारण। पहला कारण क्या था? राजा की निरंकुशता और अयोग्य शासन। जार की निरंकुशता और देखिए जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। शासक कैसा था? अयोग्य था, योग्य नहीं था उस देश के ना। बाबू लता को लड़का कहाँ ध्यान दे रहा है? पढ़ा रही है, ध्यान दे उधर। तो जार का बाबू जो था
जार के लड़के हंस रही है, अरे पगली दांत चिपोरी। जार की जो निरंकुशता है, और क्या था, जार क्या था, निरंकुश था, और क्या था, अयोग्य था, उस देश लायक नहीं था। जो उस लायक नहीं है उसे क्या बोलते हैं, अयोग्य बोलते हैं। जैसे मेरा काम क्या है, पढ़ाना, हम पढ़ाने में सक्षम नहीं है तो हमको क्या कहिएगा, अयोग्य टीचर। अयोग्य टीचर, पढ़ाने के काबिल नहीं है। तो उसी तरह से शासन चलाने वाला ठीक राजा नहीं था वहाँ के। राजा कौन था, जार अलेक्जेंडर। कौन था, जार अलेक्जेंडर। सम्राट कौन था, जार का क्या अर्थ होता है बाबू, जार का अर्थ आपके एग्जाम में देता है रूस का सम्राट। सम्राट माने राजाओं का राजा, रूस का सम्राट। बताइए वहां पे कौन था, जार, जार कौन था, अलेक्जेंडर। कौन था, अलेक्जेंडर, जार अलेक्जेंडर। द्वितीय कौन था, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। उसके बाद कौन आया था, इसके मरने के बाद कौन आया था, जार निकोलस द्वितीय। द्वितीय के तृतीय, तब जार निकोलस कौन ने, ये शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, बस ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय और जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय का टाइमिंग क्या से क्या है, जार निकोलस का टाइमिंग क्या से क्या, 1894 चौरानवे से लेकर 1900, इसका टाइमिंग क्या है बाबू, यहाँ पे आ जाएगा, 1894 से कब से कब तक था निकोलस का, यही टाइमिंग था, कार्यकाल था इसका, है ना। यही ज्यादा आपत्त कर दिया था देश में, इतना आपत्त किया था ना, और घर घेर घेर के ना पत्थर से मार के उसको मार दिया था वहां पे, जनता पत्थर से मार के गिरा दिया था। तो देखिए बाबू, हेलो लिसेन, तो रूस की क्रांति का कारण क्या था, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, है ना, अयोग्य शासन। उनको शासन योग्य लायक नहीं थे वो। कौन कौन, जार अलेक्जेंडर द्वितीय भी नहीं थे और जार निकोलस द्वितीय भी नहीं थे, दोनों नहीं थे। जार निकोलस द्वितीय में बहुत ज्यादा भीषण बवाल हो गया था, कब से कब, 94 से 18 तक ना, इनका कार्यकाल यही है। और उससे पहले कार्यकाल किनका था, अलेक्जेंडर द्वितीय का था। किनका था, अलेक्जेंडर द्वितीय के। तो अलेक्जेंडर द्वितीय के खिलाफ कब थी हुआ था, 1905 में। अब बताइए, ये दोनों लोग किस वंश के थे, रोमनो वंश के थे। किस वंश के थे, वंश क्या था, रोमनो। दूसरा क्या था, दूसरा कारण देखो बाबू, औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की समस्या, देखिए वहाँ पे ना लड़का, वहाँ पे ना उद्योग की बहुत ही ज़्यादा अभाव थी, उद्योग नहीं था। उद्योग बड़ा बड़ा कल कारखाना नहीं होने के कारण बाबू क्या होता था ना, कि जो विदेशी कंपनियां थी उनसे ऋण लिया जाता था कर्जा के तौर पे। तो जो विदेशी कंपनियां थी उनसे तो और आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी, और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी ना रूस की, औद्योगिकरण की समस्या के अनुसार, कहने का मतलब है वहाँ पे पूंजी का क्या था, अभाव था। पूंजी क्या था, अभाव था। जब पूंजी के अभाव है तो क्या आप इंडस्ट्री लगा लीजिएगा, आपके पास पैसे नहीं है, घर बना लीजिएगा कैसे ना। तब पूंजी क्या था, अभाव था। इसलिए वहाँ पे किस चीज़ का अभाव हो गया, उद्योग का अभाव हो गया। और उद्योग का जब अभाव हो गया तो उसका बेनिफिट कौन उठा रहा था, फायदा कौन उठा रहा था, विदेशी कंपनी, है ना। विदेशी कंपनी क्या हो रहा था कि यहाँ पे आ रहा था, ठीक ना। जैसे मान के चलिए हम किसान हैं, हम किसान हैं, हम अपना अनाज का उत्पादन कर दिए, ठीक, उत्पादन तो कर दिए, मार्केट में ला दिए। अब क्या हुआ कि उसको कोई लेने वाला ही नहीं है, कोई खरीदारी ही नहीं है, क्योंकि हम दे रहे हैं जहाँ से, जहाँ 20 रुपये ना, तो वहाँ पे दे रहा है कौन, विदेशी कंपनी दे रहा है खाली 15 रुपये किलो। जैसे मान लीजिए आपको गेहूँ दे रहे हैं 20 रुपये किलो, आके विदेशी कोई कंपनी यहाँ दे रहा है आपको 15 रुपये किलो, तो कौन लीजिएगा, 15 रुपया। जबकि हमारा भी खर्चा गिरा है, उससे ज़्यादा गिरा है खर्चा मेरा, हम कम ही बेनिफिट कमा रहे हैं, उसका खर्चा उससे कम, उससे भी कम गिरा है जितना उसका खर्चा है, उसको सस्ता में भी ला के बेच रहा था। आपको तो वही लेना होगा ना, अब तो वही लीजिएगा,
काहे के लिए महंगा लीजिएगा आप लोग। लेकिन अब सोच के देखिए उसका सस्ता क्यों पड़ा, उसका सस्ता क्यों पड़ा। जो काम, कहने का मतलब है जो चीज़ आप हस्त निर्मित कर रहे हैं, हाँ हाथ से, अपने हाथ से बना रहे हैं, जैसे कोई कपड़ा है बना रहे हैं, दिन में हम एगो बना रहे हैं और वो अकेले 100 को बना के ला दिया, लाया ना जी, मशीन से बनाया 100 को बना दिया, अकेले उद्योग लगा उसके पास, तो सस्ता देगा ही देगा। हमारे पास एक बना है तो कहाँ से आएगा उतना, मेहनत है, उतना दिन लगता है, समय लगता है, काटना, हर चीज़ करना। अब मशीन क्या है, एक दिन में 200 बना दिया, ले भाई, और सस्ता में ला के बेच दिया, आप लोग का धरे के धरे रह गया। तो इतनी, अब इतनी गरीबी हो गई थी ना रूस में, कीमत की। तो औद्योगिकरण की समस्या में क्या हुई थी कि विदेशी जो कंपनियां थी, क्या हो गया था उनको बहुत ज़्यादा अधिक फायदा हो रहा था, और यहाँ क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा मतलब घाटा हो गया था, लॉस हुआ था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर किस चीज़ के अभाव के कारण उद्योग नहीं लगा, तो पूंजी के अभाव के कारण, पूंजी के अभाव के कारण उद्योग का विकास नहीं हो पाया। विदेशी कंपनी को अधिक फायदा, छोड़ देना अब, ये नीचे वाला शो कर रहा है, एज कर दें इसको, ठीक, ऐसा ठीक है। देखिए औद्योगिकरण की समस्या में क्या हुई, तो पूंजी के अभाव के कारण उद्योग का विकास नहीं हो पाया, विदेशी कंपनी को अधिक लाभ हुआ। नेक्स्ट कौन है, मजदूर वर्ग ना, उधर का रहा है, आता होगा। तो तीसरा क्या है आप लोग का, तीसरा है आप लोग का मजदूर वर्ग की समस्या, क्या है, दयनीय स्थिति, मजदूरों की दयनीय स्थिति। बाबू देखो ध्यान से लड़का, मजदूरों की क्या थी, दयनीय स्थिति थी। वहाँ के जो मजदूर होते थे ना, तो वहाँ के जो जार द्वारा, वहाँ के राजा के द्वारा इन्हें बंधुआ मजदूर के तौर पे काम कराया जाता था। जैसे मान लो किसी को लाए, ठीक ना, उससे काम भी करवाएं, उसको वेतन भी ना दिए, क्या हो गया, बंधुआ मजदूर, अपने अंडर, अपने अधीन में लेकर उससे काम करवाएं, है ना। जैसे आपको हम मान के चलिए वहाँ के जा रहे हैं, सपोज कीजिए हम जा रहे हैं, आपको लेकर के आए, आपसे काम कर, ये कर वो कर, वहाँ कटनी करो, यहाँ प्याज धो, यहाँ लहसुन धो, ये करवा रहे हैं आपसे, हर काम करवा रहे हैं, ठीक ना। आपको वेतन नहीं दे तो क्या हो गया, बंधुआ मजदूरी। तो यहाँ पे क्या था, बंधुआ मजदूरी थी। बंधुआ मजदूर के कारण बंधुआ मजदूरी कारण काम क्या था, अधिक, काम अधिक, वेतन क्या था, कम। इसलिए जनता और क्या कर दी, विद्रोह कर दी, क्या कर दी बाबू, विद्रोह कर दी। इसीलिए 1861 में दास प्रथा को अंत कर दिया गया। किसके अंत कर दिया गया, दास प्रथा। 1861 में जो मजदूर लोग थे, इतना मतलब भीषण बवाल कर दिया, हड़ताल कर दिया कि अंततः दास प्रथा को खत्म कर दिया। दास माने गुलाम, गुलाम बना के क्या करवाना, काम करवाना उससे, वही क्या है, बंधुआ मजदूरी, है ना। दास माने क्या होता है, गुलाम, तो दास उसी को बोलते हैं। तो जो दास होते थे, दास से क्या काम बाबू करवाते थे, जबरन काम करवाते थे, वेतन भी नहीं मिलता था उन लोग को, है ना। तो दास प्रथा की क्या हो गई, दास प्रथा का अंत कब हुई, एग्जाम पूछता है आप लोग से, कब बताइएगा, 1861 में। तो एग्जाम पूछेगा दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1861 में ना। किन के द्वारा हुआ था, जार अलेक्जेंडर, किन के द्वारा, जार अलेक्जेंडर के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया, कि इनको दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। लेकिन इससे भी मत सोचिए कि खत्म हो गया तो मजदूरों में काफी मतलब विकास हो गया, कोई विकास नहीं, इससे कोई ज्यादा खास लाभ नहीं हुआ था उन लोग को, ओके ना।
इससे कोई खास लाभ नहीं होता उन लोग को। इसके बाद एक और है, यहाँ पर लिख दें कि छोड़ दिया जाए, कल बताएंगे आगे, छोड़ देते हैं बाबू, ठीक ना, आगे कल बताएंगे, ज़्यादा हो गया।